वेलकम टू योर बेस्ट स्टडी चैनल @ERVS सर, जहां पर हम लोग 12 क्लास के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। तो आज से हम लोग जो 12th बोर्ड में आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बातें करूं, आपके 12 बोर्ड 2025 यानी कि 2025 में 2 महीने के बाद जो एग्जाम होने वाली है 12 बोर्ड की, उसमें आपका 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, जिसमें डेरिवेशन भी रहता है। तो वो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। इसका मीनिंग है कि टोटल, कहने का मीनिंग कि टोटल आपका मार्क्स जो होगा 12 बोर्ड में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की, तो 15 मार्क्स का होगा। 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। तो ये 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा आपसे छूटेगा नहीं, बस आप डेरिवेशन को यहाँ देखते रहेंगे। तो टोटल अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन हम कराएंगे। यहाँ पर 15 क्वेश्चन कराएंगे और 15 में से ही 3 क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि वो रहेगा ही रहेगा। तो ये 15 क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन कंफर्म रूप से रहेगा, उसको आप ध्यान से देखते चलेंगे। जिसमें हम लोगों का फर्स्ट यहाँ पर दिख रहा होगा एक क्वेश्चन, जिसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन करने से पहले आपको मैं बात करूं कि यहाँ क्या लिखा है। किसी गोलीय अपवर्तित सतह के लिए सूत्र स्थापित करें। तो गोलीय अपवर्तित सतह के लिए सूत्र स्थापित करना है, जिसमें पहला हम लोगों का जो फॉर्मूला होगा ये है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये हम लोगों का कॉन्वेक्स सरफेस के लिए होता है, उत्तल सतह के लिए होता है। तो उत्तल सतह, जैसे ये चैप्टर की अगर बातें करें तो रे ऑप्टिक्स आप पढ़े होंगे, किरण प्रकाश की पढ़े होंगे, उसी में ये हम लोगों का आता है। तो उसके लिए ये देखेंगे, आप पढ़े होंगे कन्वेक्स मिरर पढ़े होंगे, उत्तल दर्पण पढ़े होंगे, अवतल दर्पण पढ़े होंगे। तो एक बार हम लोगों को उत्तल सतह के लिए फॉर्मूला को प्रूफ करना है। और एक दिख रहा होगा यहाँ μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। तो ये हम लोगों का होता है अवतल सतह के लिए। फॉर्मूला आपको लगभग एक जैसा दिखेगा, इक्विवेलेंट दिखेगा। बस डिफरेंस यही है कि इसमें पहले μ2 है, अब μ2 है, और यहाँ पर पहले क्या आएगा μ1। एक बार μ1 माइनस μ2 आएगा, एक बार μ2 माइनस μ1 आएगा। तो ये हम लोगों का कॉन्वेक्स के लिए होता है और ये हम लोगों का कॉन्केव के लिए होता है। अगर कहीं बुक में जैसे बहुत सारे आप क्वेश्चन बैंक में हो सकता है डेरिवेशन देख रहे होंगे, तो वहां पर बहुत से कुछ ऐसा गेस पेपर है या फिर से आपका क्या बोलते हैं जो क्वेश्चन बैंक है, वहां पर हो सकता है डेरिवेशन आपको गलत कराया गया होगा या गलत वहां पे लिखा हुआ होगा। आप घबराएंगे नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं वैसा ही आपको करते जाना है। तो एक बार देखिएगा, जब भी हम लोग उत्तल सतह की बातें करेंगे तो इस तरह आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। जब भी मैं अवतल सतह की बातें करूंगा तो आपको इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करना है। ये बेसिक बातें हैं, जैसे ड्रॉ करने के लिए हम बता रहे हैं। तो इस तरह से आप माइंड में सेट कर लेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है अगर ऐसे रहेगा तो आप क्या समझेंगे, ये कौन सा सतह है हम लोगों का। इधर से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो ये हम लोगों का उत्तल सतह है, और इधर से आए तो कौन सा सतह हो गया, ये इधर से आएंगे तो अवतल सतह हो गया। हमेशा किसी भी वस्तु को जब रखते हैं तो किसी भी सरफेस, कोई भी सरफेस होगा तो इसके पहले रखते हैं, बाएं साइड में रखते हैं। तो मेरे बाएं साइड क्या होगा, ये होगा। तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट इधर रखना पड़ेगा, इधर। फिर इसमें क्या रखना पड़ेगा, इधर। तो इसके लिए हम लोगों का ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल। ये माइंड में रखेंगे। आप ऐसे भी लाइट चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। मैं एज्यूम करके चलता हूं कि आप पढ़े हुए हैं और आपको ये सब चीजों की जानकारी है। अब देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये जो डायग्राम मैं पहले से इसलिए ड्रॉ करके रखा हूं क्योंकि समय की बचत होगा। अब मैं फ्रीली हैंड से मैं ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूं। आप मेरे अब हाथों पर देखेंगे कैसे इसको ड्रॉ करना है। एक तो यहाँ पे बनाया हुआ है जो आपको बुक में भी मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल सकता है, लेकिन मेन है आपके माइंड में सेट कराना। तो माइंड में आपका सेट कैसे होगा, माइंड में सेट करने के लिए इस डायग्राम को देख। फर्स्ट नंबर हम लोग डिराइव करना है अभी कॉन्वेक्स के लिए। ये हम लोगों का कौन सा है, यहाँ लिखा हुआ है कॉन्वेक्स सरफेस। अब ड्रॉ कैसे करना है, ड्रॉ करने का जो तरीका है आप ध्यान से यहाँ पर देखते हैं चलेंगे। मैं एक बार फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ऐसे आप ड्रॉ करेंगे, ऐसे खींच देंगे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस दे देंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे जिसका नाम O देंगे, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण, एक रे यहाँ से हम लोग इंसिडेंट कराएंगे सरफेस पर। ये पता है, यहाँ से एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल कहने का मीनिंग है
एक अभिलंब, अभिलंब यहां से हम लोग ड्रॉ कर दिए। ये जो अभिलंब है इसको सी से सेंटर से पास करेगा। अब ये जो अभिलंब है, यहां से एक बात बताइए, ये जो किरण आपतित हो रही है इस सरफेस पर, तो जब भी कोई भी हम लोगों का कोई भी प्रकाश की किरण है जब सघन विरल माध्यम से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो यहाँ देखिए ये जो है इधर अभिलंब की ओर आएगी कि अभिलंब से दूर जाएगी, तो अभिलंब की ओर जाएगी, क्योंकि ये μ2 हो गया और ये हम लोगों का μ1 हो गया। ये दो माध्यम का हम लोगों का ये क्या है, अपवर्तनांक है। ये अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ से देखिए ऐसे अभिलंब की ओर मुड़ गई, तो ये समझ लीजिए यहाँ इमेज बन गया। क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का यहां से आया, यहाँ पर अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद इमेज कहाँ बना, आई पर, तो आई यहाँ पर इमेज बन गया। इसका नाम भी आई दे देते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ये है हम लोगों का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको बोलते हैं हम लोग वक्रता केंद्र। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये देखिए इस पर अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते, यहाँ पर इसका नाम एम दे देते हैं। ये हम लोगों का पोल होता है, ध्रुव होता है, जिसको पी लिख दिए। अब ओ से पी के बीच के दूरी को, ये वस्तु की दूरी है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है, तो इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही पी से लेकर कहाँ तक सी के बीच की दूरी को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आर बोलते हैं। फिर यहाँ पी से ही देखेंगे आप आई तक के बीच की दूरी को भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भी बोलेंगे, भी बोलेंगे। ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी, पी से आई के बीच की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, ओ से पी के बीच की दूरी वस्तु की दूरी, और यहाँ पी से सी के बीच की दूरी ये रेडियस हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। ये हम लोगों का फ्री हैंड से था। अब नेमिंग करना तो ये हो गया, और ये बाकी हो ही गया, नेमिंग कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों को ये डायग्राम जो इधर बनाए हैं सेम चीज वही है। और सरफेस का नाम अगर देना है तो यहाँ पर एस और एस डैश, इस सरफेस जैसे दर्पण के लिए हम लोग क्या देते थे, एम डैश या एम एन देते थे। तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं अपने आसानी के अकॉर्डिंग, कि आपको कैसे आसान लगे। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक बार अब लास्ट देखेंगे एक बार लास्ट देखेंगे ध्यान से, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है आपको डायग्राम ड्रॉ करना और डायग्राम को समझना। फिजिक्स में यही है कि अगर आप डायग्राम को समझ गए, अगर आप डायग्राम को समझ गए, ड्रॉ करना सीख गए, तो फिर कुछ नहीं है, सारा डायग्राम बेस्ट है। और इसमें ज्योमेट्री का पार्ट है, सारा ज्योमेट्री का, ज्यामिति का ही पार्ट है। देखिए फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। एक मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, ये हम लोगों का कौन सा सतह है, उत्तल सतह है, कॉन्वेक्स सरफेस है। यहां से मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट को, इस वस्तु को, से हम लोग प्रकाश किरण को यहाँ अपवर्तन कराए, ये ऐसे चला गया। यहाँ पर एक क्या किए, नॉर्मल ले लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो यहाँ सेंटर से पास कर रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या किया, एक लंब डाल दिए जिसका नाम एम दे दिए, ये पी है, और ये क्या हो गया, वो हो गया पी हो गया, इसका नाम ए दे दीजिए। ये इमेज बन रहा है आई, ये जो है हम लोगों का आई बन रहा है अपवर्तन के बाद। इस सरफेस का नाम एस और एस डैश है। फिर ये जो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों का क्या है, इसको हम लोग यू बोलेंगे, वस्तु की दूरी है यहाँ से यहाँ तक। और फिर उसके बाद देखिए फिर पी से सी के बीच की दूरी जो है, पी से सी के बीच की दूरी जो है, पी से सी के बीच की दूरी आर है। थोड़ा सा देखिएगा लाइनिंग, यहाँ पी से है यहाँ तक आएगा लगभग। फिर उसके बाद देखिए ये जो है पी से ही आई के बीच का दूरी, ये क्या होगा, पी से आई के बीच का दूरी हम लोगों का वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों का ये डायग्राम बना, और ये डायग्राम को माइंड में आप सेट कर लेंगे। तो ये फ्रीली मैंने बनाया, इसलिए फास्ट में बनाया, इसलिए ऐसा दिख रहा है। आप बिल्कुल इसको फॉलो करेंगे, किसको फॉलो करेंगे, इस डायग्राम को आप फॉलो करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेना है। माइंड में सेट कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, माइंड में 2 बार 3 बार जब तक नहीं बनाएंगे आप, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। आप 2 बार 3 बार इसको डायग्राम को अगर बैठे हुए हैं कॉपी और पेन लेकर, तो एक बार फ्री हैंड से भी बना लीजिए, क्योंकि अगर बना लेते हैं तो सबसे ज्यादा बेटर होगा। आप तो ऑनलाइन में है, यहाँ पर ऑनलाइन देख रहे हैं, ये फिर से, क्योंकि ऑफलाइन में होते तो मैं खुद क्लास में करवाता। तो आइए देखिए यहाँ पर, ये हम लोग आप ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें हम लोगों को काम क्या करना है, इसमें कुछ ट्रेंगल बन रहे होंगे, उस ट्रेंगल के हेल्प लेंगे। अब ये एक चीज इसमें कंसिडरेशन पहले लिख लेते हैं, जो मैंने ड्रॉ किया इसका कंसिडरेशन लिखना है।
क्या करना है हम लोगों को, कंसिडरेशन लिखना है। तो देखिए तो कंसिडरेशन हम लोगों को लिखना है कि क्या क्या हमने ड्रॉ किया, तो इसके बारे में लिखना है। यहां पर देखिएगा एस और माना कि क्या कैसे लिखेंगे, माना कि एस और एस डैश, माना कि एस और एस डैश एक कॉन्वेक्स सरफेस है। क्या है, माना कि एस और एस डैश एक उत्तल सतह है, उत्तल सतह है जिसमें जिसमें वस्तु O से एक प्रकाश की किरण, वस्तु O से एक प्रकाश की किरण OA अपवर्तक सतह से होकर I से गुजरती है। कहां से गुजरती है, I से गुजरती है। और यहां पर मुझे अगर नाम देना है, यहां पर दे दीजिए P, और इधर P नहीं दीजिए, इसको नेमिंग करना है तो एन है क्या, इसमें कहीं नहीं है, तो एन, जिसमें नॉर्मल, एन सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसमें नॉर्मल, नॉर्मल कहने का मीनिंग अभिलंब एन सी जो वक्रता केंद्र से गुजरती है। यहां तक क्लियर है। अब यही लिखेंगे कि एस और एस डैश, एस और एस डैश दो माध्यमों को अलग अलग करती है, जिसका अपवर्तनांक म्यू1 और म्यू2 है। जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लीजिएगा, नहीं तो अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। यहां तक क्लियर है। फिर आप लिख लेंगे यहाँ O से P के बीच की दूरी क्या है, जैसे OP लिखकर O से P के बीच का दूरी म्यू लिख देंगे, सॉरी U लिख देंगे। लेकिन जब भी P के पहले आएगा तो क्या चीज में रखेंगे, माइनस में रखते हैं। साइन कन्वेंशन आप पढ़े होंगे, तो P जो पोल है इससे बाएं साइड आते हैं तो सारे दूरियां, सारे डिस्टेंस माइनस में आएगा, और इसके बाद आएंगे तो सारे डिस्टेंस क्या होगा, प्लस में आती है। तो यहाँ R जो होगा प्लस में होगा और V क्या होगा, माइनस में होगा। आइए लिख लेते हैं। माना कि एक मैं लिखूंगा, इसके बाद मैं नहीं लिखूंगा। माना कि एस डैश एक उत्तल अपवर्तक सतह है, या उत्तल ऐसे लिखते हैं, अपवर्तक उत्तल सतह है। उत्तल छोड़िए, लिखिए उत्तल अपवर्तक सतह है, जिसमें OA आपतित किरण एवं AI अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है। यहां तक क्लियर है। और ज्यादा कुछ नहीं करना है हम लोगों का, देना है तो एन सी क्या है, नॉर्मल है। आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका यूज नहीं है, क्योंकि इसके बारे में लिखेंगे तो बहुत ज्यादा भी लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहें तो लिख सकते हैं एन सी क्या है, अपवर्तित किरण है, ऑब्जेक्ट को पी से क्यू डिस्टेंस पर रखा गया, इस तरह करके भी लिख देंगे। फिर से जिसका प्रतिबिंब P से I दूरी पर, P से I के बीच क्या दूरी, V दूरी पर हम लोगों का प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस तरह करके आप बहुत बड़ा बना सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में लिखूंगा। यहां तक ठीक है। अब इसके बाद में यही लिखेंगे कि दो माध्यम का अपवर्तनांक, दो माध्यमों का अपवर्तनांक लिख देंगे। एस डैश लिखना होगा तो लिख दीजिएगा एस डैश दो माध्यमों को अलग करती है, जिसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं, जिसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 एंड म्यू2 है।
लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, इसमें म्यू टू क्या है, ग्रेटर देन म्यू टू होगा, म्यू वन होगा। इसका कहने का मीनिंग है कि ये जो हम लोगों का सेकेंड माध्यम है इसका अपवर्तनांक म्यू टू है, लेकिन ये सघन है आपका डेंसर मीडियम है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो डेंसर ज्यादा, जिसका अपवर्तनांक कम उस डेंसर कम। तो यहां तक क्लियर है। तो ये हम लोगों का कंसिडरेशन है, ये आपको लिखना है। इंग्लिश में भी अगर आप लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं कि लेटेस्ट टेक और लेटेस्ट कंसीडर, ऐसे लिख सकते हैं। लेटेस्ट टेक एस डैश इज अ कन्वेक्स सरफेस इन विच ओ एंड ए आई आर इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे रेस्पेक्टिवली। इतना लिख लेंगे। फिर उसके बाद यही काम करेंगे। टू मीडियम सेपरेटेड बाय एस एंड एस डैश विच टू मीडियम सेपरेटेड बाय एस एंड एस डैश विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 एंड म्यू2। तो इस तरह करके आप, मैंने जो इंग्लिश बोला उसको आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो उसको आप लिख लेंगे, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मैंने बोला उसको आप नोट कर लीजिएगा, सेम चीजें था, हिंदी और इंग्लिश का दोनों सेम चीजें था, तो आप कर लेंगे। अब देखेंगे इसके बाद क्या करना है। अब इसके बाद और इसको शॉर्ट में बना रहा हूं, बिल्कुल ही आप ध्यान से देखते चलेंगे, क्योंकि जितना देखेंगे उतना ही बेटर रहेगा। अब इसमें क्या है, अब शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं ओपी। ओपी क्या है हम लोगों का, अगर देखूं मैं ओपी वस्तु की दूरी, ये है हम लोगों का। अब यहां पर इंग्लिश में मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहने का मीनिंग मेरा क्या है कि जब भी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलूंगा, वस्तु की दूरी बोलूंगा, तो पोल से आप मेजर करेंगे, ध्रुव से मेजर करेंगे, पी से मेजर करेंगे, पी से आप मापेंगे, तो ये हम लोगों का हो जाता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ओ के तरफ आएंगे तो यहाँ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ओपी। ओपी क्या है हम लोगों का, यू है। लेकिन आप देखिए क्या पी के पहले है, पी के पहले है तो माइनस आपको लगा देना है। इसके बाद फिर क्या देखेंगे, फिर हम लोगों का काम क्या करना है, यहां देखिए, आप देखिएगा वक्रता केंद्र पीसी। वक्रता केंद्र क्या है, या ऐसे लिखिए डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज आप कीजिएगा। अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज प्रतिबिंब की दूरी, तो पी से आई के बीच का दूरी होगा, तो पी आई होगा, क्या पी आई होगा, पी आई लिख लीजिए यहां, पी आई क्या होगा, वी। पी आई जो है आपका वी है, लेकिन पी से यहाँ सरफेस से जो है दाएं साइड है, तो ये प्लस में होगा, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। अब एक चीज और लिखना है जिसको आप ध्यान से देखेंगे, चलिए अब देखिए एक और हम लोगों का क्या बच रहा है यहां से, पी और सी। पीसी क्या है हम लोगों का, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो दिया हुआ है सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है हम लोगों का, पीसी, जिसका डिस्टेंस दिया है आर। ये भी दाएं साइड है। अब देखिए हिंदी में इसको बोलेंगे वस्तु की दूरी ओपी है, यहां पर है प्रतिबिंब की दूरी पी आई है, और यहां पर वक्रता त्रिज्या, इसको आर को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या आर है। तो ये मैंने लिख दिया। इसके बाद हम लोगों को जो लिखना है, देन वी हैव टू प्रूव, जैसे मैं लिख रहा हूं सेम टू सेम आप वैसा ही कॉपी करेंगे। आपका मार्क्स, एक मार्क्स भी नहीं कटने वाला है। अब यहाँ पर जो दिख रहा है ना, इसी को सेम टू सेम, देन वी हैव टू प्रूव। अब हम लोगों को क्या प्रूव करना है, तो उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, लिखेंगे क्या, यहां ध्यान से देखते चलेंगे कि देन वी हैव टू प्रूव, देन
we have to prove that, अब यहां देखिए, देन वी हैव टू प्रूव दैट, हम लोगों को प्रूफ करना है कि, यहां पर हिंदी में लिखना होगा तो सिद्ध करना है कि, हिंदी लिखना है तो लिख सकते हैं तो सिद्ध करना है कि समझ गए। देन वी हैव टू प्रूफ, तो सिद्ध करना है कि, या सिद्ध करना पड़ेगा हम लोगों को, क्या सिद्ध करना है, देन वी हैव टू प्रूफ भी लिख सकते हैं, देन प्रूफ डेट भी लिख सकते हैं, उतना से भी आपका शॉर्ट में आ जाता है। तो प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, यही प्रूफ करना है, ध्यान से देखिएगा, म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन, यहां पर क्या लिख दूंगा, आर। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। इतना लिखने के बाद हम लोगों के आगे का प्रोसेस करना है, क्योंकि इतना ही पर आपका 5 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स आपका यहां तक मिल जाता है। डायग्राम बना दिए, क्या दिया हुआ है, कंसिडरेशन लिख दिए और क्या प्रूफ करना है, इतना लिखने के बाद आपका लगभग 2 मार्क्स आपका इसी से मिल जाता है। इसलिए आप ऐसा ही करेंगे। अब डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर जो म्यू 1 म्यू 2 है, ये हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हम लोगों का अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक है तो इसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करें या ईटा, जिसको एन भी लिखा हुआ रहता है, एन से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको ऐसे ईटा पढ़ते हैं। तो म्यू से या उस एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बुक में हो सकता है आपको एन लिखा मिलेगा, N1 N2 लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं। अब हम लोग यहां पर प्रूफ करने के लिए, अब यहां से हम लोगों को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए आप माइंड में रखेंगे ध्यान से, प्रूफ हम लोगों को क्या करना है। यहां से मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं, प्रमाण स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप देखेंगे ट्रेंगल की मैं बातें करूंगा कुछ, इसमें देखेंगे ध्यान से आप, ये जो ट्रेंगल दिख रहा है, आप ये ट्रेंगल को देखेंगे, मैं बोल रहा हूं आप समझिएगा, ए ओ सी या ओ ए सी ट्रेंगल को देखिए, ये वाला ट्रेंगल को देखिए, ओ ए सी ट्रेंगल को दिख रहा है। लेकिन इससे पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक नेमिंग कर रहा हूं कि ये जो एंगल है, इसको मान लीजिए क्या है, अल्फा, इसको क्या मान लेंगे, बीटा, और इसको क्या मान लूंगा मैं, गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, 3 एंगल। अब ये देखिए ओ ए सी जो ट्रेंगल है, इसमें आते हैं, यहीं लिखेंगे इन ट्रेंगल ओ ए सी, ध्यान से देखते चलेंगे। इन ट्रेंगल ओ ए सी, अब ओ ए सी में आप आएंगे तो ओ ए सी में आप देखिएगा, यहां पर आपको ओ ए सी, इस ट्रेंगल को ध्यान से आप देखिए, यहां पर जो दिख रहा है ओ ए सी, ये ट्रेंगल दिख रहा है। चलिए अब इस ट्रेंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जब ये आपतित किरण है और ये क्या है, अपवर्तित किरण है, ये आपतित इस सरफेस पर आ रहा है, तो इसके लिए देखिए ये हम नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, जैसे कोई भी यहाँ पर एक छोटा सा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसको देखिएगा ध्यान से। अब ये समझिए एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से ये आपतित किरण और इधर हो गया अपवर्तित, तो ये एंगल आई होगा और ये एंगल क्या होगा, आर होगा क्या। इसी तरह ये एंगल क्या हो जाएगा हम लोगों का, आई, और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, और ये हम लोगों का हो जाएगा आर। कोई दिक्कत, यहां तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अब इस ट्रेंगल के लिए देखिएगा कि ये जो हम लोगों का एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों को अगर जोड़ते हैं, सम करते हैं, प्लस करते हैं,
तो ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, आई के बराबर होता है। ये ट्रेंगल का प्रॉपर्टीज है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल प्रॉपर्टीज से। ये किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण गुण से होता है। ये सब प्रॉपर्टीज होता है कि दो अंदर के सामने वाला जो हम लोगों का है क्या बोलते हैं, सामने का जो कोण होता है उसका सम बाह्य कोण के बराबर होता है। समझ पाए? तो ये जो है बाहर वाला, ये अंदर वाला, दोनों कोणों के जो योग के बराबर होता है। तो ये काम करेंगे हम लोग। तो अल्फा यहां लिख सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे। तो ट्रेंगल प्रॉपर्टीज का बात चल रहा है। जब भी हम लोग एक ट्रेंगल ऐसे बनाते हैं, ऐसे, तो बोला जाता है अगर ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, अगर एंगल ये आई है या कुछ भी नाम दिया हुआ है, तो ये जो आई एंगल होगा, एंगल आई जो होगा, एंगल अल्फा प्लस एंगल क्यों दे रहे हैं, एंगल नहीं, चलिए लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, और बीटा, ये दोनों के इक्वल होता है। ये हम लोगों का गुण होता है, त्रिभुज के बाह्य कोण का गुण है कि इतना होता है। तो आपको माइंड में रखना है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ना है, आपको याद रखना है। समझ गए? यहां तक क्लियर है? अब यही चीज मैं लिखूंगा यहां पर, एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है यहां तक? अब ये है क्या, तो ये लिखेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। ये माइंड में रखेंगे। एक्सटीरियर एंगल सिंपल भाषा में लिख देंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज होता है। अब यहां से ध्यान से देखते चलिएगा। अब फिर हम क्या करते हैं, आते हैं अपने डायग्राम के ऊपर। अब ये काम हम लोगों का हो गया, ओ ए सी का काम हो गया। अब एक बार और देखिएगा, ए सी आई, इसमें ए सी आई में, अब ये वाला ट्रेंगल जो दिख रहा है ना, ए नॉर्मल के साथ ही देखना है, अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ ही आपको ट्रेंगल देखना है। एक अभिलंब के साथ इधर वाला ट्रेंगल बन गया, और एक अभिलंब के साथ इधर वाला बन रहा है क्या, ए सी आई। इसको देखिए, ए सी आई, तो ए सी आई ट्रेंगल में भी देखिए, ए सी आई के लिए यहां है क्या, गामा, और इधर है क्या, आर, और इसके लिए ये हम लोगों का क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल, बाहरी कोण बन रहा है यहाँ, बीटा। तो बीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, आर प्लस गामा लिख सकते हैं। कौन सा, ए सी आई आते हैं इन ट्रेंगल ए सी आई। अब इसमें आइए अगेन, इन ट्रेंगल ए सी आई। अब ए सी आई में हम लोग आ रहे हैं, तो यहां पर हम लोगों का जो डायग्राम बन रहा है ऐसे बन रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आई था, यहाँ हो गया था आई, यहाँ हो गया सी, और यहाँ था ए। तो ये एंगल आर था और ये गामा था, आप उसमें ध्यान से देखेंगे, और ये क्या है, बीटा। तो ये कौन है, ये दोनों के योग के बराबर होगा। ये जो कोण होगा इसके और इसके योग के बराबर होगा, ये भी सेम चीज होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं कि बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा, बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। ये भी क्यों लिखेंगे, ये भी हम लोगों का होगा बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। बोलिए यहां तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम है? ये समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सबको एक साथ डिलीट कर दूंगा। फिर देखिए यहां पर, अब इसको मैं काम क्या कर रहा हूं, आर को पहले ला रहा हूं और बी को बाद में लेकर जाऊंगा। तो आर जहां यहीं रखिए, गामा को लेकर आ जाइए इधर। तो क्या मैं आर इज इक्वल टू लिख सकता हूं, बीटा माइनस गामा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, समझ गए? क्योंकि कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होगी तो फिर प्रॉब्लम है। गामा को इधर लेकर आए आर, तो आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। यहां तक क्लियर है? अब ये जो है यहां तक जब हम लोग समझ गए, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए अब देखिएगा, ध्यान से हम लोग देखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे कि काम क्या करना है। चलिए यहां पर, अब यहां के बाद में आप स्नेल्स लॉ पढ़े होंगे,
प्रकाश के अपवर्तन के नियम को पढ़े होंगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, दूसरा नियम जो होता है जिसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, साइन आई बाई साइन आर। साइन आई बाई साइन आर को क्या बोलते हैं हम लोग? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। और कांस्टेंट होता है वहां पर, जैसे आप पढ़े होंगे या लिखते ही चलते हैं, बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल के नियम से हम लोगों का जो क्या पढ़े हैं यहां पर लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, म्यू होता है, और म्यू को ही लिखना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में, अपवर्तनांक के फॉर्म में। तो यहां पर होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन। कब होगा म्यू टू अपॉन म्यू वन? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, इसके लिए होगा म्यू टू जब हम लोगों का यहां पर कहा पास कर रहा है, ये जो सरफेस कौन सा है, उत्तल है, और डेंसर में इंटर कर रहा है हम लोगों का, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, विरल से सघन में। तो उस समय म्यू टू अपॉन म्यू वन होगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन हो जाएगा। तो इस केस में आगे देखिए, यहां तक क्लियर है? तो इसको लिखने का तरीका तो मैं ऐसे भी लिख सकता। अच्छा, एक चीज माइंड में रखिए कि अगर मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ आई और आर अप्रोक्स इक्वल हो जाता है, तो इक्वल होता है तो इसको लिखने का तरीका हम लोग ए भी लिख सकते हैं, आई अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो ये आप माइंड में रखेंगे, ये हम लोगों का क्या है, स्नेल्स लॉ है। तो ये स्नेल्स लॉ है। अब इसमें वैल्यू पुट करना है। अब वैल्यू किसका पुट करना है हम लोग का? अब आसान है, डेरिवेशन अब कुछ नहीं है, यहाँ तक ही अब कंसेप्ट था समझने का। अब इसके बाद कुछ नहीं है, सारा कैलकुलेशन है। अब देखिए आई का वैल्यू पुट करेंगे। अगर आई का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ आर का वैल्यू क्या है, बीटा माइनस गामा। तो आई का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या रखा आएगा यहाँ, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। वहां से उठा कर रख रहा हूं आई और आर का वैल्यू, और म्यू टू अपॉन म्यू वन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको आती होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का काम करना है। यहां से इधर आएगा म्यू वन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो म्यू टू इंटू बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। यहाँ हो गया हम लोगों का बीटा माइनस गामा। अब ये देखिए, यहां से मैं कुछ चेंजिंग करना चाहूंगा। इसमें क्या चेंजिंग करूंगा? कुछ करना नहीं है। अगर आप 12 क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है, तो उसमें साइन कॉस टेन कैसे लिया जाता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो वहां पर मैथ्स में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ अगर दोनों साइड हम लोग टेन ले लेते हैं तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड टेन ले रहा हूं। अगर टेन लूंगा दोनों साइड, तो यहाँ म्यू और अल्फा में टेन अल्फा प्लस यहाँ पर टेन बीटा, क्या लिख सकता हूं, टेन बीटा, क्योंकि ये एंगल है और ये भी एंगल के लिए ही अप्लाई होता है, बस टेन मैंने लगा दिया। तो टेन बीटा इज इक्वल टू यहाँ म्यू टू में भी क्या लिखूंगा, टेन अल्फा, सॉरी टेन बीटा माइनस टेन गामा। देख लीजिए एक बार ध्यान से, टेन लगाने से किसी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये लगाया जा सकता है। तो ये लगा रहे हैं हम लोगों को प्रूफ करने के लिए। अब एक बात बताइए, आप 10th क्लास में को याद कीजिए थोड़ा सा। अगर 10th क्लास पढ़े होंगे, जब भी कोई भी समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होता था, अगर ये समझिए थीटा है, तो इसके लिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते थे? अगर ये बी है और ये पी है, ये एच है, तो क्या लिखते थे, पी बाई बी लिखते थे। क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको लंब बटे आधार हम लोग बोलते थे, ये लिखते थे। बस यही कंसेप्ट इसमें लगाना है कि टेन अल्फा, अल्फा वाला एंगल देखना है, लेकिन इसके लिए कहां देखना पड़ेगा, डायग्राम में। अब देखिए यहाँ अल्फा कोण तो यहाँ है, इस यहाँ से टेन अल्फा लेना है, तो यहाँ एक दिख रहा होगा ए एम आपका परपेंडिकुलर है, लंब है, और ए ओ एम जो है, ओ एम हम लोगों का आधार दिख रहा होगा। तो क्या टेन अल्फा इज इक्वल टू ए एम अपॉन, टेन अल्फा इज इक्वल टू ए एम अपॉन ओ एम लिख सकते हैं, या एम ओ भी लिख सकते हैं, ओ एम या एम ओ। तो यहाँ ए एम अपॉन ओ एम लिख सकते हैं क्या? इसको लिख लेते हैं। अब ऐसा ही करना है। यहाँ क्या करेंगे,
म्यू 1 tan अल्फा के जगह पर ए एम अपॉन ओ एम, ये लिख सकते हैं। प्लस अब tan बीटा में देखना है, फिर इसमें आ जाइए बीटा कोण के लिए, फिर देखिएगा ध्यान से, बीटा कोण है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ए एम है और इसका बेस एम सी, ए एम अपॉन एम सी हो जाएगा क्या, यही लिखना है। क्योंकि अगर ट्रेंगल में प्रॉब्लम होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी 1 से 2 बार आप देखते चलिए, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको भी मैं क्या लिखूंगा, ए एम अपॉन एम सी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ म्यू टू, अब म्यू टू को म्यू टू लिखेंगे, म्यू टू यहाँ tan बीटा, फिर हम लोग डायग्राम में देखते हैं कि tan बीटा, बीटा के लिए तो यही होगा ए एम अपॉन एम सी, क्योंकि बीटा एंगल वही है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, जो ए वाला है यहीं लिखें, जो ए वाला है यहीं लिखेंगे ए एम अपॉन एम सी। फिर यहाँ माइनस है tan गामा, अब tan गामा में आते हैं। tan गामा के लिए, गामा एंगल के लिए देखिएगा एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है इधर वाला, तो इसके लिए ए एम तो परपेंडिकुलर यही है, लेकिन एम आई होगा क्या यहाँ बेस, ए एम अपॉन एम आई होगा गामा के लिए। तो इसके लिए लिख सकते हैं एम अपॉन एम आई माइनस ए एम अपॉन एम आई। बोलिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो जो मैंने बताया 1 बार 2 बार थोड़ा सा देखेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां तक अब देखिए, अब इसको काम क्या करते हैं, एक चीज माइंड में सेट करिएगा और देखने का इसमें ट्राई कीजिएगा कि इस इक्वेशन में ए एम आपको सब में दिख रहा होगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इधर भी है, इक्वल के पहले और इक्वल के बाद। अगर इसमें से ए एम कॉमन लेंगे और इसमें से भी ए एम कॉमन लेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्या। अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए एम ऐसा ही कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहे तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। मैं बढ़ाऊंगा नहीं स्टेप, इसके आगे लिख रहा हूं। अब देखिएगा यहां से मैं काम क्या करना हूं, म्यू वन इंटू 1 अपॉन क्या मैं लिखूंगा, देखेंगे यहाँ 1 अपॉन ओ एम प्लस 1 अपॉन एम सी, ओ एम प्लस 1 अपॉन एम सी। यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखिएगा म्यू टू यहां पर भी क्या होगा 1 अपॉन एम सी माइनस 1 अपॉन एम आई शायद आएगा, एम आई एक बार देख लीजिए आप होगा क्या, यहां से m कट गया तो 1 अपॉन एम सी माइनस 1 अपॉन एम आई। क्लियर है। अब देखते चलेंगे यहां तक। इसके बाद का काम क्या करना है, इसके बाद का जो काम है हम लोगों का, इसके बाद वाला काम, एक चीज यहां देखिए डायग्राम में अब क्लियर होगा। इस डायग्राम में देखेंगे यहाँ P और M पॉइंट को ध्यान से एक बार देखने का ट्राई कीजिएगा। ये दोनों पॉइंट को देखिएगा, ये बहुत ही नजदीक होता है। मैंने आपको दिखाने के लिए, ड्राइव करने के लिए कि समझ में आए, इसलिए डिस्टेंस बढ़ाया है। अगर ये M पॉइंट P के पास आ जाए, क्या हो जाए, अगर M पॉइंट P के पास आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, जो P है, P पॉइंट है, इसी पर M हो जाएगा। तो पी एम का जो डिस्टेंस है, पी एम का या एम पी का जो डिस्टेंस है, 0 हो जाएगा, लगभग 0, एग्जैक्ट नहीं, लगभग 0। तो इतना एज्यूम कर लेंगे। तो जो हम लोगों का एमसी होगा वही पीसी होगा ना, जो एमसी होगा वही पीसी होगा, और जो हम लोगों का ओ पी होगा वही हम लोगों का ओ एम भी होगा। फिर यहाँ पर जो हम लोगों का एम आई होगा वही हम लोगों का पी आई भी होगा। तो यहाँ रिप्लेस करते हैं और लिखने का ट्राई करते हैं। एक बार ध्यान से आप देखिएगा, इफ यहां पर एक लाइन मैं लिख रहा हूं, अगर एम पॉइंट एम लाइज ऑन पी, तो यहाँ क्या होगा, हम लोगों का पी एम का डिस्टेंस जो होगा अप्रॉक्स 0, पीएम का डिस्टेंस अप्रॉक्स 0 अगर हो जाता है तो इस कंडीशन में पीएम का 0 हो जाएगा। तो यहाँ ओ एम है तो ओ एम को क्या चीज से रिप्लेस कर देंगे, पी से। तो जहां एम होगा वहां पी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं काम क्या करूंगा, μ1 समझने वाला है थोड़ा सा, यहाँ ओ पी प्लस 1 अपॉन पी सी। फिर यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, μ2, फिर यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन
पी आई। आप ध्यान से देख लेंगे, डायग्राम को खोल कर रखिएगा कॉपी में और देखने का ट्राई कीजिएगा, एक बार दो बार देखिएगा, समझ में क्लियर आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है कि सारे वैल्यू को पुट करना है। यहाँ देखिए ओपी पीसी और पी आई, ओपी पीसी और पी आई को डायग्राम में देखिए। यहाँ पर देखिएगा ओपी क्या है, यू है, और ओपी हो गया, और पीसी क्या है, आर है, और पी आई क्या है, वी है। बस वैल्यू पुट कर देना और कुछ नहीं है। अब इसी को आप पुट कीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। नाउ पुट वैल्यू, नाउ या ऐसे लिखिए, ऑन पुटिंग वैल्यू, पुटिंग वैल्यू। अब देखिए वैल्यूज को पुट करने पर, अब देखिए इसका मीनिंग है कि मान रखने पर क्या होगा हम लोगों का, ये नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। म्यू वन अपॉन ओपी का डिस्टेंस क्या था, ओ से पी है, तो इसका मीनिंग क्या, ऑब्जेक्ट से पी के बीच का दूरी, इसका मीनिंग क्या है, माइनस यू। म्यू लिख दिया मैंने, यू माइनस क्या होगा, यू। यहां पर हो गया माइनस यू प्लस 1 अपॉन पीसी, 1 अपॉन पीसी, सी तक का है, तो जहां आपको सी दिख जाता है इसका मीनिंग क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आर लिख दिए। फिर इज इक्वल टू म्यू टू, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन पीसी, पीसी का मीनिंग क्या है, आर, और माइनस 1 अपॉन पी आई, आई का मीनिंग क्या है, इमेज, इमेज मीन्स भी। क्लियर है? अब कुछ नहीं है, अब इसके बाद हम लोगों का डेरिवेशन हो गया। अब यही काम करना है कि यहाँ म्यू1 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू2 से सब में मल्टीप्लाई कीजिए, और देखिए क्या आता है, यहाँ हो जाएगा म्यू1 अपॉन माइनस यू, फिर यहाँ देखिए प्लस म्यू1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन आर माइनस म्यू2 अपॉन वी। अब देखिए यहाँ के बाद में कुछ नहीं करना है, आर को एक साइड कर लेना है और वी को इधर लाना है। वी को जब इधर लेकर आइएगा तो माइनस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्या, तो म्यू2 अपॉन वी, और म्यू1 अपॉन यू जो है यहीं पे रख देंगे, तो माइनस है, तो माइनस म्यू1 म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू, इसको इक्वल के बाद लेकर जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू2 बाई आर माइनस ये हो जाएगा म्यू1 अपॉन आर। अब हम लोगों का हो गया, यहाँ एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लीजिए, बाकी सेम रखिए। यहाँ आ गया म्यू2 माइनस म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला था जिसको डिराइव करना था। समझ जाइएगा तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, कंसेप्चुअल है, समझने की चीजें है, समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट जो डेरिवेशन है बिल्कुल कुछ नहीं है, सेम चीजें, थोड़ा सा डिफरेंस है, केवल घुमा देना है हम लोगों को सरफेस को। तो एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से, क्योंकि इसमें समय तो लग गया और डेरिवेशन है, थोड़ी सी टाइम तो लगती है। अब देखिए यहाँ ये जो हम लोगों का था फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, कंसिडरेशन। मैंने पहले तो डायग्राम बनाया, उसके बाद डायग्राम को ही देखकर कंसिडरेशन को मैंने लिखा। कंसिडरेशन लिखने के बाद मैंने काम किया, क्या हमको प्रूफ करना है, तो उसको मैंने लिखा। उसके बाद देखिए यहाँ, अच्छा इसका जो कोई काम नहीं है, देख लीजिएगा इसका कोई काम नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने लिखा था। उसके बाद हमने ट्रेंगल लिया, तो ट्रेंगल को माइंड में रखेंगे कौन कौन सा ट्रेंगल लेना है, और उसी पर ये स्नेल्स लॉ का यूज मैंने किया। उसके बाद हम लोग फाइनली अपने डेरिवेशन को कर लिया जो प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया, ये प्रूव्ड, और इस तरह से आप 5 मार्क्स फ्री का उठा सकते हैं। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं।